नमस्कार, राम राम, सलाम, जय मां करणी साथियों। मैं बसंत चारण थोर परिवार में आप सब भाई लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई लोगों आप लोगों को पता है, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राणा सांगा, और राणा सांगा के टॉपिक के अंदर आप लोगों ने उसमें उनकी युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और आप लोगों ने पिछले जो राणा सांगा का भाग ए जो आपको पढ़ाया गया है, उसमें आपने पढ़ लिया था कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के दो बड़े सहयोगी थे जो उसके रिश्तेदार भी लगते थे, जिनके नाम थे आलम खान लोदी व दौलत खान लोदी। उन दोनों के द्वारा फरगना के शासक बाबर को निमंत्रण दिया जाता है भारत आने का, और आखिर बाबर इन दोनों का निमंत्रण पाकर के आता है भारत। और भारत आने के बाद के अंदर बाबर आक्रमण करेगा इब्राहिम लोदी के ऊपर, और इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच के अंदर जो भीषण युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को युद्ध लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध लड़ा गया है साथियों, उस युद्ध के अंदर आलम खान लोदी व दौलत खान लोदी के द्वारा किया जाता है विश्वासघात, और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी के साथ हुआ विश्वासघात, और इन दोनों सहयोगियों के विश्वासघात करने की वजह से वह तोपखाना जो कि यहां पर इस भारत में पहली बार अपनाया गया था, इन तोपों के सामने इब्राहिम लोदी की सेना टिक नहीं पाती है, और इसी वजह से कहा गया है साथियों कि युद्ध बाबर के द्वारा जीता जाता है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में होता है पराजित। और इसी के साथ में इब्राहिम लोदी ये युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ के अंदर लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, या कह सकते हो कि लोदी वंश समाप्त होता है, और भारत के अंदर एक नया वंश स्थापित होता है, जिस वंश का नाम था मुगल वंश, जिसे यहां पर स्थापना करता है बाबर। तो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है 1526 में। अब जैसे यहां पर साम्राज्य स्थापना की गई, उसके बाद में उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो चुनौती थी राणा सांगा। इस प्रकार से भाई लोगों आज की इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे बाबर व राणा सांगा के बीच के जो युद्ध हुए थे, जो इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, उसके बारे में। तो भाई लोगों ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएगा, और मेरे जितने भी मेरे भाई लोग हैं सभी इस टॉपिक को बहुत ही आनंद पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज राणा सांगा भाग ब। देखिएगा, जैसे ही यहां पर हिंदुस्तान के अंदर मुगल वंश की स्थापना की जाती है, तब इस बाबर को पता चल गया था कि मेरे सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती है राणा सांगा। और जब इन्हें आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी के द्वारा बाबर को यह बात बताई जाती है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, और वह है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जो एक आंख, एक हाथ और एक टांग का धनी है, वो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तब मेरे भाई लोगों कहते हैं कि इस बाबर का जो सेनापति था, जिसका नाम है मेहंदी ख्वाजा, वो मेहंदी ख्वाजा बोलता है कि उस एक आंख के धनी, या कह सकते हो कि जो शरीर से पूरा का पूरा शख्स विकसित हो रखा है, उसके वास्ते तो आपका ये सेनापति खूब है। और इस बात को बाबर कमजोरी के अंदर नहीं लेता है, हल्के में नहीं लेता है, और उस वजह से बाबर ने सर्वप्रथम इस मेवाड़ के ऊपर अपना शिकंजा कसने के वास्ते दिल्ली से आगरा को अपनी मुख्य शक्ति का केंद्र बनाता है, और फिर वहां से अपनी सेना को इस राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, बाबर व राणा सांगा के बीच के अंदर जो प्रथम युद्ध होता है, उसके अंदर बाबर स्वयं नहीं आता है, बल्कि अपने सेनापति को भेजता है, जिस सेनापति का नाम था मेहंदी ख्वाजा। इन दोनों के बीच के अंदर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। और ये बयाना का जो युद्ध है मेरे साथियों, ये युद्ध लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। आप सब भाई लोगों को पता होना चाहिए बयाना कहां पर है, भरतपुर के अंदर। और इस प्रकार एक तरफ मेवाड़ का शासक राणा सांगा और दूसरी तरफ
मुगल शासक बाबर, और बाबर इस युद्ध में स्वयं नहीं आकर के एक सेनापति भेजा गया था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। भाई लोगों, बाबर की सेना इस मेवाड़ साम्राज्य की सबसे अंतिम, इसका जो साम्राज्य के अंतिम जो छोर है, अंतिम सीमा पर जो इनकी चौकी थी, जिस चौकी का नाम था बयाना चौकी, इस बयाना चौकी यानी कि जो बयाना दुर्ग के अंदर स्थापित थी, इसके ऊपर किया जाता है इनके द्वारा आक्रमण। और ये सेना आती है आगरा से। आगरा से सेना के द्वारा आक्रमण किया जाता है बयाना पर, और बयाना के ऊपर ये कुछ समय पहले यहाँ पर इस मेहंदी ख्वाजा के द्वारा जब बयाना किले के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, जब इस आगरा से आक्रमण करके और बयाना दुर्ग के ऊपर जब अधिकार कर लिया गया था, जिस समय काल के अंदर मेवाड़ का शासक राणा सांगा चित्तौड़ था, जब इसे पता चला कि बाबर ने अपना अभियान शुरू कर दिया है और मेरी एक प्रमुख चौकी बयाना चौकी के ऊपर अधिकार कर लिया, तब कहते हैं कि यहां से बयाना, इस बयाना को वापस छुड़ाने के वास्ते ये राणा सांगा अपनी सेना लेकर के और आखिरकार के अंदर करेगा आक्रमण, और आक्रमण करेगा इस बयाना के ऊपर। चित्तौड़ से सेना जाएगी बयाना, और बयाना के अंदर जिस सेनापति से युद्ध लड़ा जाएगा उसका नाम है मेहंदी ख्वाजा। तो भाई लोगों, राणा सांगा अपनी सेना लेकर के और बयाना के ऊपर करेगा आक्रमण, और यह आक्रमण होता है 16 फरवरी 1527 को। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान राणा सांगा की सेना से पहली बार यहां पर इस मुगलों की सेना के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है, और यहां पर मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में जो भीषण युद्ध हुआ था, वहां पर इस राणा सांगा की जो अपने आप में एक अदम्य साहस वाली जो सेना थी, अपने आप के अंदर भूखे शेरों की तरह जो सेना थी, वे भूखे शेरों की तरह सेना इस मुगल सैनिकों के ऊपर टूट पड़ते हैं और इन्हें बुरी तरह से यहां पर किया जाता है पराजित, और बुरी तरह से पराजित होकर के, और ये बयाना से जितने भी मुगल सैनिक थे वे यहां से अपनी जान बचा करके वापिस भाग जाते हैं आगरा। यहां से सेना पीठ दिखा करके भाग जाती है आगरा। इस प्रकार से मेहंदी ख्वाजा इस युद्ध के अंदर होता है बुरी तरह से पराजित होकर सेना आगरा भाग गई। इस प्रकार भाई लोगों, आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी कि मेवाड़ी सेना के सामने पहली बार में ही यहां पर मेहंदी ख्वाजा, या कह सकते हो कि इस बाबर की यहां पर होती है पराजय। राणा सांगा और बाबर के बीच में जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, यानी कि बाबर की सेना के बीच के अंदर, जिसे कहा जाता है बयाना का युद्ध, और बयाना है भरतपुर के अंदर, 16 फरवरी 1527 को इस भीषण युद्ध के अंदर राणा सांगा ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए यहां पर विजय प्राप्त की, और अपना जो खोया हुआ एक चौकी, या कह सकते हो जो प्रमुख दुर्ग था बयाना दुर्ग, इस बयाना दुर्ग के ऊपर वापिस एक बार हो जाता है इस राणा सांगा का अधिकार। भाई लोगों, इतिहास के अंदर इस युद्ध की जो भयंकरता थी वो इस बात से प्रदर्शित होती है। एक इतिहासकार ने लिखा है कि मेहंदी ख्वाजा की सेना इस कदर बुरी तरह पराजित होती है कि जब राणा सांगा की इन सेना के द्वारा चारों ओर से घिर जाती है, और जब इस राणा सांगा की सेना के द्वारा गाजर मूली की तरह उन्हें काटा जाता है, जिसे आप कह सकते हो कि संहार किया जाता है, उस संहार से इस कदर भयभीत हो गई थी सेना कि जो सेना बयाना से पीठ दिखाई थी, वो बयाना से पीठ दिखा करके भाग रही सेना आगरा तक नहीं रुकती है, और आगरा में वहां जाकर के जहां पर बाबर था, उस बाबर को जाकर के स्पष्ट अक्षरों में कह दिया गया था, स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया था
कि बाबर आज के बाद जिंदगी के माने हिंदुस्तान के किसी भी शासक से जहां तू भेजेगा वहां जाएंगे, जिससे लड़ाएगा वहां लड़ेंगे, तेरे लिए मरेंगे और मारेंगे। लेकिन आज के बाद एक बात ध्यान से सुन लेना कि उस राणा सांगा, वो उस एक आंख के धनी, उसके खिलाफ हम जिंदगी में कभी युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। इस बात से पता चलता है कि उस सेना में कितना क्षोभ पैदा हो गया था, जिसने जाकर के स्पष्ट शब्दों में कहा था, आज के बाद कभी भी राणा सांगा के खिलाफ हम युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। तब वहां पर जो उन सैनिकों का जो दृश्य देखा, सैनिकों के मन के अंदर जो उनके मनोदशा देखी, उनकी जो रूह कांप रही थी उसको देखा, तब भाई लोगों बाबर भी समझ गया था कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। और जब मेहंदी ख्वाजा पहुंचा तो उसे पूछा कि भाई आखिरकार क्या हुआ। तब उसने कहा कि बाबर जी, शुरू के माने जी टाइम में सेना सामने खड़ी ही, बी टाइम में सेना भी आपाओ आधी ही, आपनी सेना दुगुनी ही। आपने पास में जो हथियार थे वो आधुनिक हथियार थे, उनके पास परंपरागत हथियार थे, वो तलवारों से, भालों से, बर्छी से, इन्हीं से लड़ने के लिए आए थे। इनके पास कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे। लेकिन युद्ध जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक तो मुझे पता था, लेकिन युद्ध की शुरुआत होने के बाद क्या माने बाबर जी, मने गोंठा पड़े कहीं हो। मैं तो पीठ घूम फेर करके जब पीछे देखा तो पूरी की पूरी सेना के अंदर भगदड़ मचोड़ी ही, त्राही माम कर रही थी सेना, अपने मालिक को याद कर रही थी, वहां से पीठ दिखा करके भाग रही थी। और आखिरकार में जब मैं ही बचा तो मैं भी वहां से पीठ दिखा करके अपनी जान बचा करके आया हूं। वो सैनिक नहीं है, बल्कि वो तो अपना आप के अंदर एक शेर रूपी सेना है। और इस प्रकार के भूखे शेरों की तरह हमारे ऊपर टूट पड़े। और इस प्रकार से उनकी पूरी की पूरी वहां पर उस युद्ध स्थल की वो पूरी बात बताता है। तब कहते हैं कि बाबर को भी उसकी एक राणा सांगा की सेना के बारे में शक्ति का पता चल जाता है। तब उस बाबर ने अपनी सेना को सांत्वना देने के लिए कहा था कि ठीक है साथियों, आप राणा सांगा के खिलाफ वापिस युद्ध कौन लड़ा। तभी वहां पर एक सैनिक बोलता है कि आप आपने फरगना चाहना पाता क्यों, ठीक है आप आपने फरगना चाहना थे कैसे कर ले, लेकिन शुरुआत के माने तो थोड़ी मरम पट्टी करो। जो तुम्हारे हर सैनिक को जहां से जगह ने काटे रहा, जगह पूरा का पूरा शरीर क्षत विक्षत कर दिया, उनको कहा गया कि मरम पट्टी की आवश्यकता भी, इनको किसी प्रकार से राणा सांगा के खिलाफ किसी प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से साथियों आखिर ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर बाबर की होती है पूरी तरह हार और राणा सांगा युद्ध जीत जाता है। कुछ समय बीता है और कुछ समय बीतने के बाद के अंदर कहा जाता है कि एक महीने के आधा लगभग 15-20 दिन हो जाने के बाद में जब सैनिकों के धीरे धीरे उनके घाव भर जाते हैं, और जब घाव भर गए थे तब बाबर ने इस बात को, तो बाबर को पता था कि सेना बहुत ज्यादा भयभीत हो रही है। और जैसे ही हमारे ऊपर आक्रमण अगर राणा सांगा ने इस स्थिति के अंदर अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो ये सेना तो भय से ऐसे ही भाग जाएगी, बिना युद्ध लड़े हथियार डाल देगी। इसीलिए जल्द से जल्द अपनी सेना को फिर से जोश बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं कि 15-20 दिन के बाद के अंदर बाबर एक बार अपनी सेना को इकट्ठा करता है और उनकी इकट्ठा करके एक जोशीला भाषण देता है। और भाषण के अंदर बोलता है कि देखो साथियों, जिस काफर ने, काफर कहता है हिंदुओं को यानी कि इस्लाम का शत्रु, कि जिस काफर ने तुम्हारा ये जो हाल किया है, मैं चाहता हूं कि उस काफर से वापस इस हार का बदला लिया जाए। और जब तक इस काफर से इस हार का बदला नहीं लिया जाता तब तक मैं सुख चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर के और इस काफर से अपनी इस आपकी हार का बदला लें। तभी कहते हैं कि साथियों वहां पर जितनी भी सेना थी उन सेना के अंदर पहले से भय व्याप्त था। और उन सैनिकों में से बहुत सारे सैनिकों खड़े होकर के बोल दिया कि देखो बाबर जी, मैं थाने पहले भी कियो, मैं ताने हेला पाट क्यों ताने मिन खा की समझे वो बेटी का बाप थारा समझ में को नहीं आएगी भी राणा सांगा के खिलाफ मैं तो आज जावा ने काल जावा तन कतिवार समझा दियो। तब वहां पर वो बाबर बोलता है, कह रहे मेरे साथियों आप विश्वास रखिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हर समय शराब में मदमस्त रहने वाला ये बाबर, इस इतिहास के अंदर सबसे बड़ा अगर किसी को शराबी बताया गया है तो वो शराबी है बाबर। हर समय शराब के नशे में मदमस्त रहने वाला वो बाबर बोलता है कि मैं मेरे जीवन में हर समय शराब के नशे में रहता हूं और मैं आप लोगों के वास्ते शराब की भी कुर्बानी, इसका बलिदान करने के लिए तैयार हूं। और मैं बाबर ये वादा करता हूं कि जब तक उस राणा सांगा से मैं आपकी हार का बदला नहीं ले लेता, जब तक आपका बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। और उसी समय काल के अंदर कहते हैं जो सोने चांदी के जो पात्र थे जिनके अंदर वो शराब पिया करता था, वो वहीं पर प्याला पीता है, प्याला पी करके वहीं पर उस पात्रों को फेंक देता है कि आज के बाद मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। तभी कहते हैं मेरे साथियों, सामने से एक सैनिक खड़ा होता है और बोलता है कि बाबर तो आज छोड़ तो तू बाहर ही पाची चालू कर दे और थारे शराब छोड़ दूं,
मां के की कौन फर्क पड़े, मैं तो भी राणा सांगा के खिलाफ आ जावा ने काल जावा, और तू इस शराब ने तू छोड़ बालो, कैंसिल कर दे, तेरा जो विचार था उसको अभी बदल दे, और तू शराब जे पीतो जे पीबो कर, लेकिन बेटे के बाप थारा शराब का चक्कर में मैं तो मांगे जीवन की कुर्बानी कौन दे सका। फिर वो दूसरा तीर मारता है, कैसे तो समझ इनके ये चीज तो अपना सही जगह लगा नहीं, फिर दूसरा तीर लगाता है कि भाई लोगों आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा मुस्लिम सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ा एक कर लेता हूं जिसका नाम है तमगा कर। वो तो तमगा कर मैं आपसे लेता हूं, वो तमगा कर मैं आपका माफ कर दूंगा, आप अगर इस युद्ध के अंदर मेरा साथ देते हो तो आपका तमगा कर पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा। तभी एक दूसरा सैनिक खड़ा हो जाता है और वो सैनिक खड़ा होकर के बोलता है कि बाबर जी कता रुपया लिया करो, थे जता रुपया लियो जो पकड़ो बनाओ दुगुना रुपया, जता लियो वो दुगुना दे पाते तैयार, हाँ लेकिन तन कतिवार समझा दियो दादा भी काणिया के खिलाफ मैं तो आज जवान है काल जवा। फिर वो बोलता है अरे साथियों जिस दिन अपनी जीत होगी, जीत होने के बाद में जब अपन यहां से अफगानिस्तान चलेंगे तब वहां पर मैं अपने काबुल के अंदर घर घर के अंदर में सोने चांदी के वहां पर सिक्के बंटवाऊंगा और सबको मैं माला माल कर दूंगा। तभी वहां पर दूसरा एक सैनिक खड़ा होता है और बोले अरे तू सिक्का बंटा सी किने, अरे कोई बदसियां कोई जीवा जना बंटासी किंद बंटासी। हिंदू धर्म के माने जब किसी की मृत्यु हो जाती भी ले रहे सिक्का फेंकिया करे, बे सिक्का मां के ले रहे जरूर फेंकी जा सके, बाकी सिक्का ले बालो कोई बच्ची जगह ने देशी किन देशी बेटे का बाप ए तू सिक्का थारा तू एजटे रहा, माने न तो सोना का चीज है ना माने चांदी का चीज है, माने तो मागी जिंदगी चीज है, बा बख्श दे, मैं ई राणा सांगा के खिलाफ आज जवान है काल जवा। तीनों तीर जो मारे थे, पहला तीर था शराब का सेवन नहीं करूंगा, असफल। दूसरा आपके ऊपर लगने वाला तमगा अगर माफ कर दूंगा, वो भी असफल। तीसरा काबुल के अंदर चांदी के सिक्के बंटाऊंगा, वो भी असफल। फिर भाई लोगों बाबर बहुत ही तीव्र दिमाग वाला बंदा था, जल्दी हौसला इस प्रकार से टूटने वाला बंदा नहीं था, और उस बंदे ने अदम्य साहस दिखाते हुए चौथा जो तीर था वो अपने तरकस से निकाला, और कहते हैं कि जो चौथा जो तीर था वो अपने धर्म की रक्षा करने का था। तब बाबर का कहता है कि साथियों ये युद्ध मैं ना तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं ना मेरे वास्ते लड़ रहा हूं, ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है युद्ध जिहाद के वास्ते युद्ध लड़ रहा है, इस्लाम की रक्षा करने के वास्ते युद्ध लड़ा जा रहा है। ये जितने भी हिंदू आपको नजर आ रहे हैं ये पूरी की पूरी काफिर की सेना है, और ये जो जितने भी काफिर हैं इस धरती से इस्लाम को मिटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब हमें आज इस्लाम संकट में है और इस्लाम की रक्षा करने के वास्ते ये युद्ध लड़ा जा रहा है, और मैं इस्लाम की रक्षा करने वास्ते प्रतिबद्ध हूं और ये युद्ध में लड़ने के लिए जरूर जाऊंगा। जो कोई मेरा साथ देना चाहता है वो साथ देने के लिए आ जाओ, और जो नहीं देना चाहता वो काबुल जा सकता है। तभी कहते हैं मेरे भाई लोगों इतिहास में एक बात तो याद हमेशा रखनी पड़ेगी कि ये इस्लाम धर्म के अंदर जब भी इस्लाम के ऊपर जब संकट आया है और जब जिहाद का नारा दिया गया है तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर एकता होती है, और वहां पर पूरी की पूरी सेना एक साथ खड़ी हो जाती है। जैसे ही बात की जाती है इस्लाम की रक्षा करने की, जिहाद की, तब पूरी की पूरी सेना एक साथ खड़ी होकर के बोलती है अगर ये युद्ध वास्तव में तो इस्लाम की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है, अगर ये युद्ध तो जिहाद के वास्ते लड़ रहा है, तो हम पूरी की पूरी सेना तेरा साथ देने के लिए तैयार है। इस प्रकार से बाबर के द्वारा जो चौथा जो तीर मारा गया था वो एकदम सही जगह लग जाता है, ठिकाने लग जाए, और पूरी की पूरी सेना उसके साथ तैयार हो जाती है। इस प्रकार से बाबर राणा सांगा के खिलाफ अगले युद्ध लड़ने की करता है तैयारी। अब आ जाओ दूसरी तरफ आपने मेवाड़ का शासक राणा सांगा की एक बहुत ही वीरयोद्धत्व गुणों से भरपूर सेना, लेकिन भाई लोगों कहते हैं कि पहले 2 बार इब्राहिम लोदी हिंदुस्तान के शहंशाह इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाली सेना, फिर मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को पराजित करने वाली सेना, और फिर बाबर को पराजित करने वाली बयाना के युद्ध में मुगल सैनिकों को पराजित करने वाली सेना जो थी, उस सेना को अपने ऊपर विश्वास नहीं बल्कि अति विश्वास हो गया था, और वो पूरी की पूरी सेना ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जीना शुरू कर देती है। और इस प्रकार से मेरे साथियों ए राजा रजवाड़ा है जट दारूड़ा पीवेर मारूड़ा गावे और मारी घुमर से नगराड़ी गुआवे, सब के सब मदमस्त हो गया कि अब हमारे ऊपर आक्रमण करने की किसकी औकात है। यहां पर हमने हिंदुस्तान के शहंशाहों को दो बार नहीं बल्कि 3 बार धूल चटाई, 2 बार इब्राहिम लोदी और 1 बार बाबर। अब किसकी मजाल जो हमारे मेवाड़ की तरफ आंख उठा करके देखे। इस प्रकार से अगले 1 महीने तक इस राणा सांगा की सेना मदमस्त होकर के सोमरस के अंदर मदमस्त रही। इस प्रकार से इतिहासकारों ने अगले 1 महीने तक राणा सांगा के द्वारा बाबर की सेना के ऊपर आक्रमण नहीं करना इस राणा सांगा की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी भूल बताई जाती है, सबसे बड़ी गलती बताई जाती है। इस प्रकार भाई लोगों 1 महीने बीत जाने के बाद के अंदर एक तरफ पूरी की पूरी सेना बाबर की सेना तैयार थी और दूसरी तरफ जो सेना थी वे वहां पर मदमस्त हो रखी थी। अब इस 1 महीने के दौरान यहां पर एक काम बहुत अच्छा किया गया था राणा सांगा के द्वारा।
और वो काम यह था मेरे भाई लोगों कि राणा सांगा ने एक प्राचीन परंपरा को फिर से शुरू किया, जो बहुत पहले प्राचीन आदिकाल के अंदर इस प्रकार की एक परंपरा थी, और उस परंपरा का नाम था पाती पेरवन परंपरा। पाती पेरवन परंपरा उसे कहा जाता है मेरे साथियों कि जितने भी राजपूत राजा हैं उन सब राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे एक जाजम के ऊपर एक साथ बिठा करके, और जब भी कभी कोई राजपुताने के ऊपर अगर कोई आक्रमण करे तो उस दुश्मन से जिसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है वो एक राज्य या एक वो जो रियासत है वो एक राजा नहीं लड़ेगा, बल्कि उस एक झंडे के नीचे आकर के और पूरे के पूरे राजपुताने के सब राजपूत राजा उसका साथ देने के लिए आ जाएंगे और पूरा राजपुताना एक होकर के और उस दुश्मन से सामना करेंगे। इस प्रकार की जो परंपरा थी, इस परंपरा को शुरू करने वाला जो बंदा था उसका नाम था राणा सांगा। मैं अगर यह कहूं इतिहास के अंदर कि आज तक के इस राजपूतों के इतिहास के अंदर अगर राजपूतों को एक जाजम पर एक झंडे के नीचे अगर लाने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ था तो उस माई के लाल का नाम था सिर्फ और सिर्फ राणा सांगा। राणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा के तहत पूरे के पूरे राजपुताने को एक झंडे के नीचे लेकर के आए और उन सबको बताया गया कि हम सब एक होकर के और कोई भी दुश्मन आएगा उसका सामना करेंगे। तो ये पहले से ये परंपरा की निर्वहन हो चुका था। आखिरकार मेरे भाई लोगों, एक महीने के बाद की जो घटनाक्रम घटित होता है जिसके अंदर अब लड़ा जाएगा, जो बाबर की महत्वाकांक्षा थी इस राणा सांगा के वर्चस्व को समाप्त करके, कि अगर इसका वर्चस्व समाप्त हो गया तो हिंदुस्तान में फिर मेरे सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इस प्रकार से एक महीने के बाद में दोनों सेनाओं के बीच में होगा भीषण युद्ध, जिस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध की अपन करें शुरुआत, उससे पहले चंद जो लाइनें आपको बताई उसको एक बार नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं, देखिएगा। सेना ने राणा सांगा की सेना से राणा सांगा से युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। आज के बाद मैं ही राणा सांगा के खिलाफ युद्ध को लड़ांगा। तन जानो तो तू एकलो उड़ जाजे, माने भी एक आंख का धनी के सामने जाता डर लागे। अरे बेटे के बाप वो मिनक दौड़िए, वो मिन कम गया, वो तो अलग ही ओबरी माया है। तो इस प्रकार से राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ बाबर को इस बात का पता चल गया था कि सीधी उंगली से गिर निकलने वाला नहीं है। तब बाबर द्वारा की जाती है युद्ध की तैयारी, और इसके द्वारा जो युद्ध की तैयारी की गई थी उसके अंदर प्रथम चीज थी कि मैं वादा करता हूं कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। शराब का सेवन नहीं करूंगा। तमगा कर, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोगों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तमगा कर माफ कर दूंगा। तमगा कर मुस्लिम सैनिकों पर लगने वाला कर। ठीक है जी। तीसरा, काबुल में चांदी का सिक्का बंटवा देशूं घर घर के माने।
एक बार बस मेरा साथ दे दो राणा सांगा को पराजित करने में, आप सबको माला माल कर दूंगा। क्यों तू एक काम कर, चांदी का बांट तो तू अगर सोना का देवे ने तो ही गुंजवा। और जो चौथा कारण था वो था राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, खानवा के युद्ध को क्या नाम दिया गया? जिहाद का युद्ध। जिहाद का युद्ध का नारा दिया, जिहाद का युद्ध कहा। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों जिहाद का नाम देकर के पूरी सेना को एकजुट किया गया था। राणा सांगा द्वारा दूसरी तरफ, एक तरफ सेना हो जाती है तैयार। जैसे ही कहा कि शराब का सेवन क्यों काल छोड़, तो आज ही पाँचों चालू कर दे, तमगा अगर माफ कर दूंगा, जत्ता ले बिना दुगुना ले ले। काबुल में चांदी के सिक्के, चांदी का बंटा तो सिक्का, सोना का सिक्का बंटवा दे। चाहे राणा सांगा के विरुद्ध जो युद्ध है वो जिहाद का युद्ध है, इस्लाम की रक्षा का जो युद्ध है। तो इस्लाम की रक्षा का जो युद्ध था, इस्लाम की रक्षा का जो युद्ध को नाम दिया गया। इस युद्ध के लिए पूरी की पूरी मुस्लिम सेना देती है साथ। बाबर का दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ राणा सांगा द्वारा अगले 1 माह तक बाबर पर नहीं करती है आक्रमण। आक्रमण नहीं करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। काश अगले 1 महीने के अंदर बना बनोड़ा नहीं रहता और बस की पूरी जो मेवाड़ी सेना ही अगर भाई 1 महीना का मन आक्रमण कर देती, तो भाई लोगों दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भी बाबर की सोड़ी सेना ने अगर रात ने जार अगर कोई मजाक में जोरदार कर दे, कह रहे राणा सांगा आएगी, राणा सांगा आएगी, एक आंख को धनी आएगी, तो बाज की सेनाएं भी मत तो खोप पैदा जोड़ो हो कि भी सांगा के आबा की जरूरत को नहीं, भी को नाम सुनर भी वह सेना है जबकि फरगना की तरफ, काबुल की तरफ भाग जाती। इतना ज्यादा खोप पैदा हो रखा था। लेकिन अड़ तो 1 महीना तक मदमस्त योड़ी रही सेना। ये इस राणा सांगा के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रकार से भाई लोगों यहां पर एक तरफ यह घटनाक्रम घटित होता है। इस समय काल के अंदर बस एक काम अच्छा किया गया था इस राणा सांगा के द्वारा, और वो है मेरे भाई लोगों पाती पर्वन परंपरा। पाती पर्वन परंपरा जो शुरू की गई थी राणा सांगा के द्वारा, और वो परंपरा थी राजपूत राजाओं को जिया अपने कोई घर शादी वे ब्याह हुए आप सकना पीला चावल दिया करा, कुंकू पत्री बाटिया करा के भाई थाने सकना ने ब्याह के मान आनो है। एक एक आदमी है मान लो शीघ्र नूतु है। जे ही पूरा का पूरा राजपुताना के मायने पाती पेरवन यानी कि निमंत्रण दिया गया कि बट जिम्बा को न्याणु है, बट या तो मरबाणु है या मारबाणु है। इस प्रकार से अपनी मातृभूमि राजपुतानी की रक्षा के लिए आना है। इस प्रकार का जो निमंत्रण पत्र पूरे के पूरे पूरी रियासत में, पूरी राजपुताने में जो बांटा गया था उसे कहा जाता है पाती पर्वन परंपरा। राजपूत राजाओं को युद्ध के लिए भेजा जाने वाला जो निमंत्रण था उसी को कहा जाता है पाती पेरवन परंपरा। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा है और आप लोगों के समझ में हर चीज आ चुकी है कि राणा जो सांगा है वो राणा सांगा जिसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, राणा सांगा बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527
और इस बयाना के युद्ध के बारे में ये होते हैं प्रमुख घटनाक्रम, जिसका आप ले सकते हो बहुत ही प्यारा सा एक स्क्रीन शॉट। बात करते हैं इसके बाद के अंदर जो अगला युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम है मेरे साथियों, युद्ध है खानवा का युद्ध। इस राजपुताने के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध। खानवा का युद्ध बराबर 1 महीने के बाद में लड़ा गया था, यानी कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और ये जो खानवा है, जो कि भरतपुर की रूपवास तहसील के अंदर है, बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये सब भाई लोगों को पता है कि भरतपुर में है, लेकिन भरतपुर की कौन सी तहसील में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। भरतपुर की रूपवास तहसील के अंदर स्थित जिस स्थान का नाम है खानवा। अब देखिएगा, एक तरफ है मेवाड़ की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा है राणा सांगा, और दूसरी तरफ जो सेना है वो सेना है मेरे साथियों बाबर की सेना। दूसरी तरफ मुगल सेना, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा है बाबर। बाबर पहली बार सामने आता है राणा सांगा के, और इस युद्ध के अंदर बाबर का पुत्र हुमायूं भी इसके साथ था। साथ के अंदर मेहंदी ख्वाजा जो कि सेनापति था, बाबर का सेनापति मेहंदी ख्वाजा भी साथ में होता है। मुस्तफा और उस्ताद अली, ये दोनों तोप चलाने वाले जानकार थे, जिन्हें तोपची कहा जाता है। तोप चलाने के विशेषज्ञ तोपची, मुस्तफा, उस्ताद अली, इन्होंने तोप चलाना ईरानियों से सीखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तोपची जो मुस्तफा और उस्ताद अली थे, इन दोनों ने ये तोप चलाना कहां से सीखा? ईरानियों से सीखा। और इस युद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस युद्ध के अंदर तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई थी, जो कि भारत के अंदर पहली बार अपनाई गई थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति, और ये जो पद्धति है तुलुगमा युद्ध पद्धति, इस युद्ध पद्धति को इन्होंने उज़्बेकिस्तान के, एक देश है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के उज़्बेकों से सीखी थी। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों, एक तरफ है बाबर का बेटा साथ में आता है हुमायूं, सेनापति का नाम है मेहंदी ख्वाजा, मुस्तफा और उस्ताद अली दो तोपची हैं जिन्होंने तोप चलाना इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस युद्ध के अंदर तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई थी, जो युद्ध पद्धति भारत के अंदर पहली बार अपनाई जाती है। आपको बाद में बताऊंगा कि तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है। अब देखिएगा, दूसरी तरफ है राणा सांगा। राणा सांगा के द्वारा, राणा सांगा ने जैसे ही पता चला कि उधर से बाबर अपनी सेना को तैयार करके और यहाँ मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब राणा सांगा के द्वारा पाती परवन भेजा जाता है। जो परंपरा की शुरुआत की गई थी, उस परंपरा के तहत उन्होंने पाती परवन भेजा। पाती परवन किसे कहा जाता है, आप सब भाई लोगों को बता दिया। राजपूत राजाओं को युद्ध लड़ने के वास्ते जगह पेड़ा चावल दिया जाता, बिना पाती परवन कहा जाता है। और इस पाती परवन के द्वारा राजपुताने के अंदर जो बंदे इसका साथ देने के लिए आए थे वो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से मैं आपको जो मुख्य जो शासक हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। इनके अंदर आया था पाली का अखेरा सोनगरा, पाली के अखेराज सोनगरा, पाली के अखेराज सोनगरा। उसके अलावा
मारवाड़ से आया था। मारवाड़ का राजकुमार राव मालदेव, जो कि 4000 सैनिकों के साथ में आया था। याद रखना, मारवाड़ का जो शासक था वो था राव गंगा, और गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव को यहां पर भेजा था 4000 सैनिकों के साथ में। इस प्रकार से मारवाड़ की सेना का नेतृत्व करा था राव मालदेव। बीकानेर, बीकानेर का शासक था राव जेतर सिंह। राव जेतर सिंह ने भी अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम था राव कल्याणमल। ये भी राजकुमार है। मारवाड़ का भी राजकुमार आता है, बीकानेर का भी राजकुमार आता है। नागौर का यहां पर आया था खानजादा। इसी प्रकार से मेड़ता, मेड़ता का यहां इस युद्ध के अंदर साथ देने के लिए आए थे राव रतन सिंह जी। ये राव रतन सिंह जी याद रखना, रावल रतन सिंह नहीं है। राव रतन सिंह वो थे मेड़ता के वो शासक जो कि मीराबाई के पिता थे। मीराबाई इन्हीं की लाडेसर पुत्री थी। राव दूधा के पुत्र राव रतन सिंह की पुत्री मीराबाई। और इस युद्ध के अंदर आमेर से आए थे पृथ्वीराज कच्छावा। इसी प्रकार से मेवात से आए थे हसन अली हसन खां। ईडर से आए थे बारमल। वागड़ के दो या डूंगरपुर के दो। वागड़ से आए थे उदय सिंह, जिसे आप महारावल उदय सिंह भी कह सकते हैं। महारावल उदय सिंह पहले वागड़ प्रदेश था और बाद के अंदर ये दो टुकड़ों में बंट गई थी उदय। ये एक तो आपके बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। इसके अंदर इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी भी आया था। इस युद्ध के अंदर साथ देने के लिए सादड़ी से आए थे झाला अज्जा। रायसीना से आए थे सलहदी तंवर। देवलिया जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। देवलिया प्रतापगढ़ से आए थे बाघ सिंह। इस प्रकार से भाई लोगों, इसके अंदर और भी बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बताया गया था कर्नल टोड के अनुसार 7 शासक, 9 राव व 104
104 सरदार कह सकते हो या जागीरदार कह सकते हो। जागीरदारों ने भाग लिया था। सात शासक, 9 राव व 104 जागीरदारों के द्वारा जिस युद्ध में भाग लिया गया था उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। अब भाई लोगों देखिएगा, इस युद्ध को अपन मुख्य रूप से एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, देखिएगा, यह है आपके सामने खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को भरतपुर के रूपवास तहसील के अंदर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जब पाती परवन भेजता है तो पाती परवन के द्वारा युद्ध के निमंत्रण पाकर के और जो प्रमुख यहाँ पर शासक आए थे उन शासकों के अंदर नाम आता है पाली का अखेरा सोनगरा, मारवाड़ का उस समय शासक था राव गांगा, और गांगा स्वयं ने आकर के उसने अपने पुत्र को भेजा था, यानी कि मारवाड़ का राजकुमार राव मालदेव आता है। और राव मालदेव यहां पर 4000 सैनिक लेकर के पहुंचा था। बीकानेर का शासक है राव जेतर सिंह भी स्वयं नहीं आकर के और अपने बेटे को भेजता है, यानी कि बीकानेर का राजकुमार आता है राव कल्याणमल, नागौर का खानजादा, मेड़ता का राव रतन सिंह, आमेर का पृथ्वीराज कछावा, मेवात का हसन का मेवाती पूरा नाम है, ईडर का बारमल, वागड़ का महारावल उदय सिंह, इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई महमूद लोधी, सादड़ी का झाला अज्जा, रायसेना का सलहदी तंवर और देवलिया प्रतापगढ़ का जो शासक आया था उसका नाम है बाग सिंह। इस प्रकार से दोनों सेनाएं थी आमने सामने, और दोनों सेनाओं के बीच के अंदर जहां पर जैसे ही कहते हैं कि मुगल सेना जब वहां पर पहुंचती है तो मुगल सैनिकों ने जैसे ही देखा उस सेना को, विशाल सेना को, तब उस सेना में और भी ज्यादा भय व्याप्त हो जाता है और उनमें से सबके बीच के अंदर आपस में बातचीत शुरू हो जाती है कि पिछली बार तो वो एक आंख को धनी अकेले ही आपकी सेना लेकर के आए हो, जका के मान अपन ई प्रकार दौड़ चटाई कि अपन पाछो आगरा तक पीछे मुड़ देख को मौको को मिलियो और किसी प्रकार से जान बचा करके अपन भाग गया। आपके तो पूरो को पूरो राजपुतानो ही उठ रहा है, आपके तो एक पिछली बार तो एक महायोद्धा के रूप के अंदर लड़ी जा रही थी, आपके तो पूरी की पूरी राजपुताने के सब महायोद्धा एक स्थान पर खड़े हो गए और इस प्रकार से अब हमारा यहां पर बच करके जाना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं कि मुगल सेना के अंदर और भी ज्यादा भय व्याप्त हो गया था, लेकिन युद्ध लड़ा जा रहा था, जिहाद का युद्ध। कहते हैं उस समय काल के अंदर बाबर मोर्चा संभालता है और अपनी सेना के बीच के अंदर एक जोशीला भाषण देता है और उस युद्ध की उस जोशीले भाषण के कुछ अंश इस प्रकार से थे कि बाबर कहता है कि आप जो ये सामने जो सेना देख रहे हो, ये जितनी भी सेना है ये पूरी की पूरी सेना काफिरों की सेना है, ये इन पूरी की पूरी इस्लाम धर्म को मिटाने के वास्ते जो सेना है वो सेना है और इन सभी काफिरों को अपने इस्लाम धर्म की अपन को रक्षा करते हुए अपना बलिदान भी अगर देते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होना चाहिए। इन काफिरों से लड़ते लड़ते अगर आप मृत्यु को प्राप्त करते हो तो आपको जन्नत मिलेगी और युद्ध लड़ते लड़ते अगर इन काफिरों को आपने मारा तो आपको अल्लाह की बरकत मिलेगी। इस प्रकार से एक तरफ अल्लाह की मेहरबानी से आपको जन्नत मिलेगी, दूसरी तरफ आप इनको मारते हो तो अल्लाह की बरकत मिलेगी, यानी कि आपके ऊपर अल्लाह मेहरबान है और आपको इन काफिरों को मार करके और इस्लाम की रक्षा करनी है। तब आखिरकार के अंदर एक सैनिक बोलता है कि देख बाबर, वो तो माने ठा है कि माने जन्नत अल्लाह की इबादत मिल सी या माने जन्नत मिल सी, मिलनी माने जन्नत है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए आए हैं जिहाद का और जिहाद के युद्ध के अंदर पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने इस्लाम धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। आखिरकार के अंदर दोनों सेनाओं के बीच में एक भीषण युद्ध लड़ा जाता है और मैं आपको ये डायग्राम बना हुआ इसलिए आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, बाकी अंश आपको बाद में बताऊंगा। इस युद्ध के दौरान एक तो इस बाबर की जो सेना थी इनके पास जो तोप थे, जो तोप खाना था, एक तो तोप खाना, दूसरा तुलुगमा युद्ध पद्धति जो कि राजपुताने के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी कभी। राजपुताने में इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगर भारत के इतिहास में पूछें तो पानीपत का प्रथम युद्ध है
जहां पर ये विशेष रूप से तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और भारत के बाद के अंदर राजस्थान के अंदर वो पहला युद्ध है जिसके अंदर तोप खाने का प्रयोग हुआ है। तो वो युद्ध आपका कौन सा है? खानवा का युद्ध। और इसी युद्ध के अंदर तुलुगमा युद्ध पद्धति यहां पर अपनाई गई थी। तो राजपुताने में पहली बार तोप खाना और पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिस पद्धति से राजपुताने के राजपूत शासक व सैनिक अनभिज्ञ थे और इसी वजह से उसकी रणनीति को समझ नहीं पाए। आखिर बाबर की कुशल रणनीति की वजह से यह युद्ध जीत जाता है बाबर। और इस युद्ध के अंदर पराजय होती है राणा सांगा की। इस राणा सांगा के युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाएं कि जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत होती है, तुलुगमा युद्ध पद्धति के अंदर फंस करके, इनके षड्यंत्र में फंस करके, और राणा सांगा की जो सेना थी वो राणा सांगा की सेना इन तोपों के सामने और तुलुगमा युद्ध पद्धति के अंदर फंस जाती है और इस वजह से पूरी की पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है। उस समय काल में कहते हैं कि वहां पर तीरंदाजों के द्वारा, बाबर की सेना के तीरंदाजों के द्वारा एक जो तीर छोड़े जा रहे थे उनमें से एक तीर जाकर के सीधा बाबर के लगता है और बाबर जो कि हाथी के ऊपर सवार था वह वहां से सीधा नीचे गिर जाता है। और जैसे ही बाबर नीचे गिरता है तो पूरी की पूरी राजपूत सेना के अंदर अपने आप में एक असंतोष व्याप्त हो जाता है। और उस असंतोष को मिटाने के वास्ते कुछ सरदारों ने दिमाग लगा करके और वहीं पर मौजूद जो सादड़ी का शासक झाला अज्जा था, उस झाला अज्जा को वहां पर इस राणा सांगा का राज मुकुट को धारण करने के लिए कहा जाता है। तब कहा जाता है कि सादड़ी का झाला अज्जा, जिसने राणा सांगा के राज मुकुट को अपने शीश के ऊपर रख करके और वह युद्ध का मोर्चा संभालता है, जिससे कि सैनिकों में असंतोष या किसी प्रकार का व्याप्त ना हो। उस समय अब मैं आपको साथ साथ में इसमें लिखता रहूंगा, झाला अज्जा जिसने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति आपको बाद में बताऊंगा। रायसेना का सैलदी तंवर वो बंदा है जो आया था राणा सांगा के साथ, लेकिन यह आने के बाद में बाबर से मिल जाता है। यानी कि इस बंदे के द्वारा भी किया गया था विश्वासघात। इसके अलावा एक नागौर का शासक जिसका नाम है खानजादा, इस खानजादा के द्वारा भी किया जाता है विश्वासघात। जब इस एक तीर से जब घायल हो जाता है राणा सांगा, उस समय काल में राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने का जो कार्य करने वाले दो बड़े महायोद्धा थे, उनके अंदर नाम आता है पाली का अखेरा सोनगरा और मारवाड़ का राव गंगा, जो मालदेव को बाहर ले गए। युद्ध भूमि से बाहर ले जाने का काम करने वाले था मारवाड़ का राव मालदेव, महत्वपूर्ण है राव मालदेव, और उसका साथ देता है अखेरा सोनगरा। ये इसे युद्ध भूमि से बाहर लेकर के गए थे। इस युद्ध के अंदर मेरे साथियों आमेर का पृथ्वीराज कछावा और मेवात का हसन खां मेवाती, ये दोनों इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त। इन दोनों ने वीर गति प्राप्त की। आमेर का पृथ्वीराज कछावा और मेवात का हसन खां मेवाती, ये दोनों इसके अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था महमूद लोदी, उसने भी इसमें राणा सांगा का साथ दिया था। इस प्रकार से भाई लोगों, जो अब तक आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए अब तक एग्जाम के अंदर, उनको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर पूछा जाएगा कि राणा सांगा जब घायल हो जाता है तो उस समय काल में उसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाने वाला प्रमुख सहयोगी कौन था, तो उसमें नाम आएगा राव मालदेव, और राव मालदेव का साथ देने वाला जो बंदा है वो है पाली का अखेराज सोनगरा। उसी प्रकार से इस युद्ध के अंदर जिन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की, उसमें नाम आएगा आमेर का पृथ्वीराज कछावा और मेवात का हसन खां मेवाती। आया था एक ऐसा बंदा जो आया था राणा सांगा का साथ देने, लेकिन फिर जाकर के युद्ध भूमि में पासा पलट लेता है। तो उसके अंदर एक नाम आता है रायसेना का सलहदी तंवर और दूसरा नाम आता है नागौर का खानजादा। और इस प्रकार से जब राणा सांगा को जब तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है, उस समय काल के अंदर मेवाड़ की आन बान शान को बचाए रखने के वास्ते जिसने
इस राणा सांगा के राज मुकुट को अपने शीश के ऊपर धारण करके और पूरी की पूरी ये जो मेवाड़ी सेना थी, उस मेवाड़ी सेना में एक नया जोश भरने के वास्ते और मुगल सैनिकों को वहां पर उनको भटकाने के वास्ते जिस बंदे ने ये जिम्मेदारी ली थी उसका नाम है सादड़ी का जाला अज्जा। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों ये युद्ध की प्रमुख घटनाएं। दूसरी तरफ मुस्तफा और उस्ताद अली के नेतृत्व के अंदर बहुत अच्छा तोपों का यहाँ पर प्रयोग किया गया और इन्हीं तोपों के आगे ये पूरी की पूरी विशाल सेना होने के बावजूद भी कहते हैं कि आधी से भी कम सेना थी बाबर के पास, लेकिन जैसे ये तोपें कभी देखी हुई नहीं थी और तोपों की गर्जना इतनी ज्यादा थी कि वहां पर जितने भी खड़े, वहां पर भी युद्ध लड़ रहे जितने भी साथ में जो घोड़े थे, जो हाथी थे, वे सब के सब उस तोपों की गर्जना की वजह से वहां पर वो भयभीत हो जाते हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है। इस प्रकार से जितने भी घोड़े हैं, हाथी हैं, वे भयभीत होकर के जब वहां पर भगदड़ शुरू होगी, ये भी युद्ध के हारने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तुलुगमा युद्ध पद्धति की वजह से, तुलुगमा युद्ध पद्धति भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें माना जाता है। आखिरकार जो ये युद्ध था, इस युद्ध का जो परिणाम रहा, परिणाम कुछ इस कदर रहा कि इसके अंदर बाबर होता है विजयी और बाबर विजयी होने के बाद के अंदर गाजी की उपाधि धारण करता है और गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला कहलाता है गाजी। इस प्रकार से गाजी की उपाधि धारण की थी। अब मैं बात करूंगा उस तुलुगमा युद्ध पद्धति की, जो इस युद्ध की सबसे अहम कड़ी है, जिस वजह से यह पूरा का पूरा युद्ध का पासा पलट दिया गया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति मेरे भाई लोगों इस प्रकार की सेना है, जैसे कि एक तरफ तो थी मेवाड़ की सेना, एक तरफ थी मेवाड़ की सेना और दूसरी तरफ थी मुगलों की सेना। इसके अंदर दूसरी एक तरफ बहुत ही विशाल जो सेना है, यह मेवाड़ की सेना है, जहां पर इतनी विशाल सेना एक साथ लेकर गया था। दूसरी तरफ जो मुगल सैनिक थे, जो कि बहुत ही संख्या के अंदर कम थे, तो यहां पर जो मुगल सैनिक थे, इनको यहां पर जब आगे बढ़ने के लिए लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि एक सेना की टुकड़ी के बाद के अंदर, एक सेना की टुकड़ी के बाद के अंदर यहां पर तोपखाना को यहां पर स्थापित किया गया था और उनके आगे एक सेना की टुकड़ी यहां पर स्थापित की जाती है। उसके बाद के अंदर यहां पर स्वयं बाबर जो था वो मोर्चा संभालता है। दूसरी तरफ जो राणा सांगा था, वो राणा सांगा जो कि हाथी के ऊपर सवार था। हाथी के ऊपर सवार होना भी उसकी एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। हाथी पर सवार होने की वजह से हर मुगल सैनिक की वो नजरों में था, इस वजह से भी उसे चारों तरफ से घेर दिया गया था। आप कहते हैं कि इस तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? इसके अंदर सामने सेना बहुत ही कम दिखाई जाती है और एक सेना की टुकड़ी को दूसरी तरफ यहां पर सुरक्षित सेना के रूप के अंदर रखा जाता है, जिससे आप रिजर्व सेना भी कह सकते हो, सुरक्षित सेना भी कह सकते हो। और दूसरी तरफ एक सुरक्षित सेना यहां पर दूसरी तरफ स्थापित की जाती है, सुरक्षित या रिजर्व सेना। दोनों तरफ अलग अलग सेना, रिजर्व सेना यहां पर बाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। सामने सेना बहुत ही कम दिखाई जाती है और कहते हैं कि जैसे ही यहां पर 17 मार्च को यह भीषण युद्ध की जब शुरुआत होती है, जब सामने की जो सेना थी उसे थोड़ी सेना देखने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अति आत्मविश्वास हो जाता है कि थोड़ी सेना को पराजित कर देंगे। और जैसे इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध की शुरुआत हुई, उसी समय काल में कहते हैं कि राय सेना का सलादी तंवर जाकर के बाबर को ये पूरी की पूरी जो रात भर वहां पर रणनीति बनाई गई थी, राणा सांगा के द्वारा, सभी राजपूत शासकों के द्वारा जो युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति का जाकर के पर्दाफाश कर देता है सलादी तंवर। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से भाई लोगों इस युद्ध के अंदर यहां पर जैसे युद्ध की शुरुआत होती है और उसी समय काल के अंदर जब ये दोपहर तक युद्ध लड़ा गया था और उसी समय काल के अंदर यहां से जो दूसरी सेना रिजर्व सैनिक है वो यहां पर आकर के आक्रमण करेंगे
और दूसरी तरफ से जो रिजर्व सैनिक है उनको भी बाबर का आदेश मिलते वो भी यहां से आकर के आक्रमण करेंगे। इस प्रकार से ये जो सेना यहां पर आगे बढ़ चुकी थी, यहां पर इनका जब आमना सामना हो रहा था, जब इनका आमना सामना यहां पर बाबर की सेना से हो रहा था, उस समय काल के अंदर कहते हैं भाई लोगों दूसरी तरफ से भी यहां पर आकर के और इस सेना को घेर लिया जाता है और दूसरी तरफ से भी आकर के घेर लिया जाता है। तो याद रखेगा, सामने की तरफ सेना है बाबर की, दूसरी तरफ सेना भी किसकी है, बाबर की, और तीसरी तरफ भी सेना है बाबर की। यानी कि मैं ये कहूं कि तीन ओर से मेवाड़ की सेना जब गिर चुकी थी, उसी समय काल के अंदर तोपखाने का प्रयोग किया गया और तोपों को सभी को एक ही जंजीर से यहां पर बांध करके रखा गया था, ताकि इस तोपखाने को यहां से कोई लेकर के, यहां से तोपों को लेकर के नहीं जा सके, यहां से इन्हें कोई हिला ना सके। और यहां पर कहा जाता है कि इस तोपों तक पहुंचने, ये जो मेवाड़ी सेना थी, ये मेवाड़ी सेना तोपखानों तक ना पहुंच जाए, इसलिए उन तोपों के चारों ओर, जो कि पहले तीन स्तरीय जो पहरा था, उस जैसे सलादी तंवर आकर के बताता है कि राणा सांगा ने सोचा कि युद्ध की शुरुआत होते ही सबसे पहले बाबर की सबसे बड़ी मजबूती तोपखाना, उस तोपखाने के ऊपर अपन को कब्जा कर लेना है, यह रणनीति थी। उस वजह से बाबर ने उस तोपखाने के चारों ओर जो त्रिस्तरीय जो पहरा था उसको बढ़ा करके, और वहां पर 7 स्तरीय पहरा वहां पर बढ़ा दिया जाता है। 7 स्तरीय वहां पर चरणों में चारों तरफ सेना कर दी गई थी। इस वजह से इस तोपखाने तक मुगल सेना पहुंच नहीं पाती है, और इसी प्रकार इन तोपों की गर्जना, इन तोपों के द्वारा वहां जाकर के पूरे के पूरे युद्ध भूमि के अंदर, वहां पर विध्वंसक रूप के अंदर वहां पर तबाही मचाई जाती है। और इन्हीं तोपों के सामने और तुलुगमा युद्ध पद्धति, जो कि भारत में पहली बार यहां पर राजस्थान के अंदर पहली बार अपनाई गई थी, इसके सामने आखिर राणा सांगा की विशाल सेना होने के बावजूद भी वे वहां पर हताश निराश होकर के वहां से भगदड़ मच जाती है, और इस प्रकार अंततः इस युद्ध को जीत जाता है बाबर, और इस युद्ध के अंदर हार होती है राणा सांगा की। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया है। अब देखिएगा इसके बाद मेरे भाई लोगों, इस पद्धति के बाद के अंदर जो राणा सांगा था, उस राणा सांगा को, घायल राणा सांगा को यहां से ले जाया जाता है बसवा। बसवा है मेरे भाई लोगों दौसा के अंदर, और बसवा दौसा के अंदर यहां ले जाने के बाद के अंदर यहां पर सांगा का किया जाता है उपचार। सांगा का यहां पर उपचार किया गया। सांगा को यहां पर जाने के, यहां पर मूर्छित हो गया था सांगा शुरू के अंदर युद्ध भूमि के अंदर, जब यहां से मालदीव लेकर के गया था। कहते हैं कि बसवा में जाने के बाद के अंदर जैसे ही उसे वहां पर होश आता है, और होश आने के बाद में जैसे उसने अपने आप को पाया कि भाई मैं युद्ध भूमि में था, मैं कहां पर पहुंच गया, और तब उसने पूछा कि फिर ये घटनाक्रम किस प्रकार से घटित हुआ। जब उसे बताया जाता है कि हमारी हार हो गई है और बाबर जीत गया है, तब कहते हैं कि उस बंदे ने वहीं पर कहा था कि मैं जब तक अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा लेता, जब तक मैं बाबर से उस हार का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं ना शीश के ऊपर राज मुकुट धारण करूंगा और ना मैं चित्तौड़गढ़ जाऊंगा, जो कि मेवाड़ की प्रमुख राजधानी थी। कहते हैं कि पूरे के पूरे सैनिकों के, ये सरदारों के द्वारा समझाया गया कि हम चित्तौड़गढ़ चलते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जाने से उसने मना कर दिया। कुछ दिन यहां पर रुकते हैं, बसवा के अंदर रह करके इनका उपचार किया जाता है। दूसरी तरफ इस युद्ध के बाद के अंदर बाबर ने देखा कि मेवाड़ में फिर से अगर इस प्रकार का कोई एकता स्थापित करके युद्ध ना किया जाए, इसीलिए इस मेवाड़ के पास में एक मजबूत जो साम्राज्य है वो है चंदेरी, वर्तमान में है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें आता था मालवा, और वहां का शासक था मेदिनी राय। एक बार इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, ये जो मेदिनी राय है, इसको भी आप उसके अंदर साथ के अंदर जो बहुत सारे जो आपने पढ़े हैं उन सभी शासकों के अंदर, उन रावों के अंदर इसका भी नाम आता है। एक तो इसका चंदेरी का शासक मेदिनी राय, और एक आएगा जगनेर उत्तर प्रदेश। जगनेर उत्तर प्रदेश का अशोक परमार का भी इस युद्ध के अंदर साथ देने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो साथियों, इस बंदे ने भी इस राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था,
और खानवा के युद्ध में साथ देने की वजह से बाबर अगला टारगेट इसी को करता है। और बाबर जब इसके ऊपर आक्रमण करता है मेदिनी राय के ऊपर 1528 के अंदर, देखो समय बीत गया है, 1528 की बात है। 1528 के अंदर जब इसके ऊपर आक्रमण किया गया था, उस समय काल के अंदर यह राणा सांगा जो कि बसवा में, अब तक बसवा में था, यह बसवा से चला जाता है रणथंबोर दुर्ग के अंदर ये रह रहा था। जैसे ही इसको समाचार मिलते हैं कि आपके परम मित्र मेदिनी राय के ऊपर राणा बाबर का द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, तब इस रणथंबोर दुर्ग से, यहां से राणा सांगा अपनी सेना को तैयार करता है कि वो मेदिनी राय जिसने हमारा साथ दिया था, वो मेदिनी राय जिसने मेवाड़ की हमेशा सहायता की थी, वो मेरा परम मित्र है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें बाबर के ऊपर आक्रमण करके मेदिनी राय के साथ मिलकर के और बाबर को उनको पराजित करना है। उस समय तक मेरे भाई लोगों कहते हैं कि मेवाड़ी सेना के अंदर दो गुट बन चुके थे। एक ग्रुप वो था जो कि युद्ध लड़ने के पक्ष में था, लेकिन दूसरा गुट वो था जो युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं था। वो पक्ष में इसलिए नहीं था कि जब हमने इतनी विशाल सेना जो 1.5-2 लाख की सेना अपन लेकर के निकले थे, और इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी जब हम बाबर को नहीं पराजित कर सके, तो अब तो हमारे पास उतनी बड़ी सेना भी नहीं है, और इस वजह से वो युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे। इस वजह से कहते हैं साथियों, लेकिन जब राणा सांगा का आदेश हो जाता है तो फिर वहां से रवाना होना ही था। कहते हैं कि जब ये चंदेरी के लिए रवाना होते हैं रणथंबोर से सेना लेकर के राणा सांगा, और ये राणा सांगा जब रास्ते के अंदर अपनी विशाल सेना को साथ में लेकर के इस चंदेरी की तरफ बढ़ रहा था, तभी यहां पर स्थान आता है कालपी। मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर गए थे, मालवा के अंदर। तो इस कालपी नामक जो स्थान है, इस कालपी नामक स्थान के ऊपर भाई लोगों जो दूसरा ग्रुप था, जो दूसरा गुट था, उस गुट के द्वारा जिनको पता था कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे और ये राणा सांगा तो मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन अपन सबको वहां पर हो सकता है कि मृत्यु प्राप्त हो जाए और साथ के अंदर हमारी हार भी निश्चित है। इस प्रकार से जिन बंधुओं के ऊपर था सबसे बड़ा विश्वास, उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है रास्ते में विश्वासघात, और विश्वासघात करके उन जो उसके सहयोगी थे, उसके जो साथी थे, उन्हीं के द्वारा इस कालपी नामक स्थान के ऊपर राणा सांगा को दे दिया जाता है जहर, और आखिरकार जहर देने की वजह से राणा सांगा की होती है मृत्यु। देखिएगा कालपी के अंदर साथियों ने जहर दिया, और जहर देने की वजह से राणा सांगा की हुई मृत्यु। और इस दिन था 30 जून सन 1528 की बात है मेरे साथियों। तो 30 जून 1528 को कालपी नामक स्थान पर साथियों के द्वारा जहर देने की वजह से राणा सांगा की हुई मृत्यु। और राणा सांगा वो मातृभूमि का लाल जो कभी भी किसी के सामने झुका नहीं था, वह आखिरकार में अपने लोगों के द्वारा जहर देने की वजह से मृत्यु को प्राप्त करता है। इसके जो दूसरे जो ग्रुप था जो इसका सहयोगी थे, इसके शुभ चिंतक थे, वे आखिरकार बोलते हैं कि भाई मातृभूमि के अंदर ही इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। जब वो उसे अपनी मातृभूमि के लिए आगे लेकर, इसे शव को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब कहते हैं कि जब कालपी से रवाना होकर के जब जा रहे थे, तभी यहां पर बसवा दौसा के अंदर शव को लेकर रात्रि विश्राम किया गया था। जहां पर इसकी डेड बॉडी को रखा गया था, राणा सांगा की डेड बॉडी को जहां पर रखा गया था, वो स्थान बसवा दौसा, और इसी वजह से यहां पर बना हुआ है साथियों सांगा का चबूतरा। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये चीज पूछी गई है। राणा सांगा का चबूतरा कहां पर स्थित है, और वो है जगह बसवा दौसा राणा सांगा का चबूतरा। और आखिरकार इस राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है, वो अंतिम संस्कार किया जाता है
मांडलगढ़, और मांडलगढ़ है भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर यहां पर बनी हुई मेरे भाई लोगों सांगा की छतरी। इस प्रकार से ही मातृभूमि का वो लाल जो हमेशा हमेशा के लिए सो गया, लेकिन इतिहास में अपना नाम अमर करके गया, उस बंदे का नाम है राणा सांगा। कि 80 घाव लगे थे तन में, कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी वे था नहीं थी मन में। ऐसा जो वीर योद्धा जिसका नाम राणा सांगा था। तो देखिएगा मेरे भाई लोगों, ये वो राणा सांगा जो कि ये युद्ध में पराजित हो जाने के बाद के अंदर घायल सांगा कहां पहुंचता है? बसवा। बसवा दौसा में से ले जाने वाला बंदा कौन था? मालदेव। और यहां जाने के बाद के अंदर बसवा में यहां पर अपना उपचार करवाया। कुछ दिन रुकने के बाद में यहां से पहुंचा रणथंबोर। जब वो रणथंबोर में था, उसी समय काल के अंदर बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया था इसके परम मित्र मेदिनी राय पर। और मेदिनी राय पर जब आक्रमण होता है, तब ये रणथंबोर से अपनी सेना लेकर के और निकल पड़ता है इसका साथ देने के वास्ते चंदेरी के शासक मेदिनी राय का। कहते हैं कि जब ये मेदिनी राय की सहायता करने के वास्ते जब जा रहा था, उस समय काल के अंदर बीच रास्ते के अंदर स्थान आता है कालपी। और इस कालपी के अंदर भाई लोगों यहां पर साथ उन्हें दे दिया जहर। और जहर देने की वजह से आखिरकार राणा सांगा की मृत्यु होती है 30 जून 1528। 30 जून 30 जून ये भाई लोगों 30 जनवरी है। 30 जनवरी 1528। भाई लोगों ध्यान दें, यहां पर जून पढ़ लिया गया था गलती से, माफी चाह रहा हूं। जो तारीख है वो है 30 जनवरी 1528। तो 30 जनवरी 1528 को ये मातृभूमि का लाल हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। आखिर इसके शव को जब इसकी डेड बॉडी को जब मेवाड़ लेकर के जा रहे थे, तो बीच रास्ते के अंदर बसवा दौसा के अंदर शव को लेकर के रात्रि विश्राम किया गया था। इसीलिए वहां पर बना हुआ है सांगा का चबूतरा। और अंतिम संस्कार किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और जहां की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है सांगा की छतरी। इस प्रकार ये था राणा सांगा। राणा सांगा के राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी। इसके बाद में कहते हैं भाई लोगों राणा सांगा की दो प्रमुख रानियां, वैसे बहुत सारी रानियां हैं। एक थी मारवाड़ की जनसीबाई, मारवाड़ की जनसीबाई, और दूसरी आप सब भाई लोगों को पता है हाड़ी रानी कर्मावती। मारवाड़ की जनसीबाई के दो पुत्र हैं, एक का नाम है भोजराज और दूसरे का जो नाम है वो है रतन सिंह। हाड़ी रानी कर्मावती के भी दो संतान हैं, दो पुत्र हैं। एक का नाम है, बड़े का नाम है विक्रमादित्य और छोटे का नाम है उदय सिंह। तो भाई लोगों कहते हैं कि जो भोजराज है, ये भोजराज तो पहले ही राणा सांगा के रहते रहते ही युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। और ये वही भोजराज है जो मीराबाई के पति हैं। और इस वजह से राणा सांगा के रहते रहते भोजराज, राणा सांगा के शासनकाल में भोजराज की मृत्यु हो गई थी और मीराबाई विधवा हो गई थी। अब जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु होती है 1528 के अंदर, उस समय काल के अंदर जो अगला शासक बनेगा
वो अगला शासक बनता है रतन सिंह। ये कमजोर कड़ी थी। 1528 से 1531 तक 1528 से 1531 तक ये राजगद्दी पर बैठते हैं और कहते हैं कि बूंदी के शासक राव सूरजमल के साथ में एक बार शिकार खेलने जाते हैं और वहां पर किसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो जाता है और दोनों के बीच में विवाद होने की वजह से दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए। 1531 के अंदर मारे गए राणा रतन सिंह बूंदी के शासक राव सूरजमल के साथ शिकार प्रकरण विवाद के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इसके बाद के अंदर भाई लोगों जो शासक बना था हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र जिसका नाम था महाराणा विक्रमादित्य। और इस प्रकार से राणा सांगा के बाद में जो एक अच्छा या ठीक था कह सकते हो जो राजगद्दी के ऊपर शासक बैठा था उसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को भी संघर्ष का जीवन रहा, वैसा कोई खास नहीं था। तो ये था राणा सांगा और राणा सांगा के बाद के अंदर विक्रमादित्य तक की कहानी का आप लोगों के सामने बखान। अब मेरे भाई लोगों आज के इस टॉपिक को करते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को राणा सांगा का टॉपिक या आज की क्लास अगर बहुत अच्छी लगी हो तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि लाइक शेयर एंड ज्यादा से ज्यादा आपको इसको एक अच्छा महत्व देते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हुए आपको इसको शेयर करना है साथियों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।